हेलो दोस्तों, मैं ट्राइपॉड टीचिंग पे आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के 2021 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको अप्रोच साइंटिफिक मिलेगा जिसमें क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा या हम सब करेंगे कि आखिर ये ऑप्शन दिया ही क्यों गया है, या फिर क्या ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे पूरा का पूरा पेपर प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है, या यही क्वेश्चन आएगा ये भी कहना गलत होगा। हाँ, इसका एक फायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फोसिल फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी। हिंदी में है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बोला है। तो देखो, इंडिया जो है ना, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ट्रॉपिक में लाई करता है। तो फोसिल फ्यूल मतलब क्रूड ऑयल के बाद हमारे पास क्या बचता है? सन बचता है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी का अबंडेंस है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सोलर एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है ना, इवेंट मतलब कि घटनाओं को एक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग ट्राइबल मूवमेंट पे याद करते हैं कि ये पहले हुआ, फिर इसके बाद से ये वाला हुआ, कोल हुआ, फिर मुंडा। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भी याद करना पड़ेगा, औद्योगिकरण में भी याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बॉम्बे, उसके बाद से आपका हुआ था रिसरा का, फिर आपके हुआ था ये वाला थर्ड वाला स्टील का प्रोडक्शन, और उसके बाद से शुगर का हुआ था। तो आपको एक सीक्वेंस में याद कर लोगे ना, इंडस्ट्रीज का अलग, ट्राइबल का अलग, कास्ट मूवमेंट का अलग, रिलीजियस रिफॉर्म का अलग। तो इस आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा कि सर अच्छा, सबसे पहले ये वाला इवेंट हुआ था, फिर ये वाला इवेंट हुआ था, ये घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई थी। ऐसा करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, या एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मेडिवल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था और अब का नाम के किसमें सही मिलान है और किसमें गलत मिलान है। यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है यहाँ पे पूछा है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे हिंदी में है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान में उनका क्या नाम है। कोयल अलीगढ़ सही बात है। महो महोत्सव नगर महोबा सही बात है। महोदय श्री कन्नौज सही बात है। जजाका भुक्ति कौशाम्बी नाना। ये जो नाम है ना, ये आपका, इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, आप मत होना। बुंदेलखंड और बुलंदशहर से, तो ये बुंदेलखंड के लिए था। जजाक भुक्ति जो है ना, ये बुंदेलखंड के लिए था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेला है जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। तो ये करंट अफेयर का न्यूज था। ये आपको, इसमें अभी आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं कि ये वाला होगा वो वाला होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। तो ये था नौचंदी का मेला, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये या पता होना चाहिए, ये गलत नहीं कर सकते हम। कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है। तो ये होता है वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी मीठे झील की माफ कीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये जो है हमारा वो है वुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो साइक्लोन से रिलेटेड ना क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवाती तूफान बोलते हैं, समुद्री चक्रवाती तूफान। तो उस समय तौकते न्यूज में था, तो वो पूछ दिया गया कि तौकते कहाँ पे आया था। लेकिन क्या ये अब इम्पोर्टेंट है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अरेबियन सी में आया था। अभी रिसेंट में, अगर रिसेंट में हुआ था तो एक आया था मीचोंग, ठीक है। और ये कहाँ बना था? तो ये बना था बे ऑफ बंगाल में। और इससे पहले, अभी थोड़े दिन पहले,
एक था बिपरजॉय। बिपरजॉय ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी अरेबियन सी में ही हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिपरजॉय और मिचोंग। आपको बता दूं, बिपरजॉय को बंगाली नाम है और इसको हम लोग बोलते हैं आपदा। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिचोंग, बे ऑफ बंगाल, बिपरजॉय, अरेबियन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में रन करता है? ये क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये पूछने वाला नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दो मतलब ट्रांस बाउंड्री अगर कोई ट्रेन चल रही है, मतलब इंटरनेशनल वाली, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ढाका है, ढाका क्या है? बांग्लादेश का है। और गुवाहाटी, चटगांव, कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, ये सब इंडिया के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय न्यूज में था, लेकिन अभी याद करने का कोई फायदा नहीं है आपके जानकारी के लिए। बट कोई फायदा नहीं है इसको करने का, कोई क्या फायदा है, क्योंकि अब ये पूछने वाला है नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसमें बोला है कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, घटते क्रम में बताना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को घटते उत्पादकता के क्रम में इसको परितंत्र को सजाना है अपने को। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन होता है? ओशियन। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ओशियन होगा, तो ये बी ऑप्शन गया। उसके बाद से सी ऑप्शन गया और डी वाला। उसके बाद से यहाँ पे लेक है और यहाँ पे मैनग्रोव है। तो मैनग्रोव जो होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है लेक से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को देखने भी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें सीखना है, तो मैं बता दूं। उसके बाद लेक आता है, उसके बाद ग्रासलैंड आता है। तो यहाँ पे तीनों जो है ना, ओशियन, मैनग्रोव, लेक, कहीं ना कहीं इसमें वाटर इन्वॉल्व है, तो इसलिए इनकी ज्यादा होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोरम कितना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग को होल्ड करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये जो है ना, इसमें आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है, ये आपको मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, सॉरी, कोरम वर्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो हाँ, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कोरम क्या है। तो किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम लोग कोरम कोरम बोलते हैं। किसी भी बैठक के लिए कितने कम से कम आदमी या औरत, मतलब इंडिविजुअल प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है। सेंटर के लिए 1/10 ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, 10वां हिस्सा सदन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेट में क्या है ना कि या तो 10वां हिस्सा होना चाहिए या फिर 10 मेंबर होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में बहुत छोटे होते हैं, तो वहां पे अब मैं 1/10 बोल दूंगा तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए वहां पे ये है कि 10 मेंबर भी होगा ना तो काम चल जाएगा। हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वहां पे जो है ना कैंडिडेट ही कम है, वहां पे जो प्रेजेंट होने वाले सदन के अंदर इंडिविजुअल है वही कम है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो सितार है ना, उसमें किस तरीके का साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है? सितार के अंदर ध्वनि तरंगे कैसी उत्पन्न होती है? तो देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दोनों एंड से अगर हम लोग ब्लॉक कर दें, रोक दें, और बीच में स्ट्रिंग बांध दें, तो यहाँ पर स्टेशनरी और ट्रांसवर्स होगा, सितार गिटार जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है, अब देखो अभी क्या है ना कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक, अभी सिर्फ इसी एग्जाम तक नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आने वाले बहुत सारे जो एग्जाम है हमारे, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएसएमई जो है वो अभी हमारे एग्जाम का हॉट टॉपिक है। तो यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का हो और टर्नओवर 5 करोड़ का हो तो उसको क्या बोलेंगे? भारत का वैसा व्यवसाय जिसमें विनियोग 1 करोड़ रुपए तक
और कारोबार 5 करोड़ तक का है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आप इसको इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूक्ष्म या माइक्रो। सूक्ष्म या माइक्रो के लिए क्या होता है कि आपका 1 करोड़ और प्लस में जो कारोबार है ना या टर्नओवर है वो 5 करोड़। लघु के लिए क्या है? लघु के लिए है अपना, लघु के लिए आई थिंक सो 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़ ही है और 50 करोड़ का टर्नओवर। और जो मिडिल है उसके लिए है 50 करोड़। ठीक है, इन्वेस्ट किया है बंदा, और 250 करोड़ जो है उसका टर्नओवर है। तो ये आपको तीनों को याद रखना पड़ेगा, प्लीज आप लोग याद रख लेना इसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे है सीजन या ऋतु, हिंदी में बोलते हैं ऋतु। सीजन या ऋतु को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आप लोग एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को दिमाग में रखना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जहाँ पे भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिले या फिर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमें वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? समर आएगा। ठीक है, समर के बाद मॉनसून आता है तो वो ऑप्शन में नहीं है तो उसको हटा देंगे। उसके बाद क्या आएगा? ऑटमन आएगा। ठीक है, और सॉरी इस सम एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं मिस कर गया। हाँ, सबसे पहले जो आता है ना वो अपना आता है स्प्रिंग, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है समर, ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद से आपका जो आता है रेनी डे, फिर जो है आपका आ जाएगा ऑटमन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बसंत ऋतु, फिर आएगा ग्रीष्म ऋतु, फिर आएगा वर्षा ऋतु, फिर आएगा शरद ऋतु। हिंदी में इसे समझना ज़्यादा इजी है कि जो अपना जो भारत का जो कैलेंडर है उसमें हम क्या करते हैं? बसंत ऋतु, जो सरस्वती पूजा होती है उस समय से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? गर्मी का टाइम आ जाता है। गर्मी जैसे ही जाती है वैसे ही बरसात का टाइम आ जाता है, और बरसात के बाद से ये शरद ऋतु का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग ना दोनों लैंग्वेज को मिला के पढ़िए। कई बार क्या होता है ना कि जो रीजनल या फोक चीज़ें होती है उसको हमें अपने लैंग्वेज में समझना ज़्यादा इजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले ई राशन की व्यवस्था की थी? तो ये करंट अफेयर का न्यूज़ था, दिल्ली आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है पार्लियामेंट से कब पास हुआ था? भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 2005 में हुआ था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन है। तो अभी तक हमने देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नॉर्मल, और ये तीसरा है असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है आपको असर्शन में क्या बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में ऑर्गेनाइज किया था 1866 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो बिल्कुल सही बात है, किया था, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन जो है वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ही वांट टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो सही रीजन देखो, सही है। पॉलिसी मेकर हमारी बातें सुन नहीं रहे थे तो वहां के लोगों को हम सोच रहे थे कि चलो इनको इन्फ्लुएंस कर दें, ये फिर सरकार को बोलेंगे। तो रीजन तो सही है। तो रीजन ये यहाँ पे ये ना एलिमिनेशन का अब आपको गेम आ गया। ठीक है, तो जहां पे भी आपको रीजन फॉल्स लगता है ना उसको आप हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रीजन फॉल्स गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ठीक है, कि रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो ये भी चला गया। जब आप किसी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो ना तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे तो आपको रिस्क लेना ही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर वैसे सी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही था, रीजन भी हमने देख लिया सही है, तो यहाँ पे आंसर जो है अपना सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर जो है आंसर हो जाता है मणिपुर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है मणिपुर। ठीक है, ये आप एक काम कर सकते हो, ये इतने रिपोर्ट है ना, इन सारे रिपोर्ट को एक साथ लिख करके, ज़्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से 10 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। वैसे तो रिपोर्ट हमारे पास बहुत चले जाएंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे यूएनईपी का हो गया, ठीक है, नीति आयोग का हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें बोल रहा है कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इंग्लिश में देखें तो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये न्यूज में था चाइना। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। अब उसके नीचे देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल का है, और ये इजी क्वेश्चन ही आपसे गलत नहीं होना चाहिए कि जो महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में अभी के टाइम पे कितने महाजनपद, मतलब उत्तर प्रदेश जो अभी का है उसमें से कितने महाजनपद आते थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना, ये इजी क्वेश्चन है, 8। ठीक है, 8 थे। अब आप क्या करोगे कि आपको इसके नाम याद रखने होंगे, 8 कौन कौन से थे, क्योंकि कई बार पूछ देगा कि इनमें से कौन सा महाजनपद यूपी में था या इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपको 8 के नाम पता होने चाहिए। कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, मल्ला, काशी, छेदी, कौशल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल बल्ब है, इसको कैसे कनेक्ट करें कि मैक्सिमम लाइट दे। मैक्सिमम लाइट की बात आती है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, और 2 आइडेंटिकल हिंदी में भी एक बार मैं देख लूं, 2 एक जैसे बल्ब को, एक जैसे पे यहाँ पे फोकस करना। एक जैसे का मतलब होता है जिसका वोल्टेज सेम है, पावर सेम है। आप देखते हो ना 220 वोल्ट 100 वॉट, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि वोल्ट और पावर सेम है। तो इसको कैसे जोड़ूं कि सबसे ज़्यादा रोशनी मिले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, और पावर जो होता है ना वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस आपका जो होता है वो पैरेलल में कम होता है। देखो मैं बता दूं, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग ऐसे प्लस करते हैं, और जो पैरेलल में होता है उसको 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कम आएगा। रेजिस्टेंस अगर दोनों का सेम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R/2 आ जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें होगा बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल नहीं, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इन केस 2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं कि इस एक्ट के बारे में क्या है, तो वो एक्ट का साल तो याद ही होता है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका गलत है, ये बना था अपना 1872 में। अगेन क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से बोला है कि विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहर में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हृदय शहर 12 की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो ये तीनों विरासत है, गया भी है, पुरी भी है, वारंगल भी है, आगरा नहीं है। ठीक है,
इसमें आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पे पिंडदान के लिए है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, पुरी वाला सेम केस वारंगल के साथ जाता है, तो ये तीनों तो है, तो आगरा नहीं होगा। आगरा तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए जो ताजमहल है वहाँ पे भी विरासत वाले जगह, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि योजना के बारे में पूछा गया और पुरानी पुरानी योजना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट योजना है क्या हम सारी की सारी याद कर लेते? देखो ये 93 98 का याद रखना, तो अब वुमेन एम्पायर प्लान या महिला साम्राज्य योजना ये कौन याद रखेगा? नहीं याद रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, हाँ इस पे आप लोग ध्यान देना हमेशा, नॉट करेक्ट या करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस समय न्यूज में आया था। ठीक है, ये जो है आपका उस समय नहीं हुआ था, ये 2018 में था, 2018 में था। राष्ट्रीय पोषणहार मिशन योजना 2003 में नहीं था, 2018 में था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें बोल रहा है कि इंग्लिश के कितने अल्फाबेट हैं? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने शब्द हैं जो कि सेम अपीयर होते हैं अगर मिरर में देखें तो, मतलब मिरर इमेज उनकी सेम आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करो, आप देख लो कि इस तरीके के कितने क्वेश्चन बनते हैं, कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल उल्टा दिखते हैं, कितने हैं जो सेम दिखते हैं। इसका एक लिस्ट बना के आप अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि वहां पे आप ABCD लिख करके इमेजिन तो नहीं करने जाओगे ना कि अच्छा ये वाला नहीं दिखता होगा, ये वाला दिखता होगा, तो आपको पता होना चाहिए 11 कौन से हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो AHIMOUTWVXY। ठीक है, आप ये याद कर लो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन से हैं जिनका मिरर इमेज नहीं बनता है, और उसमें अंदर मान लो ऑप्शन दे दिया B, तो वो नहीं होगा। तो हमें याद करने में भलाई है, इसमें हम लोग बेस्ट तरीका यही है, ऐसे क्वेश्चन में यही कर सकते हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कि इंडियन सिविल सर्विसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको इसको पता होना चाहिए, 1919 का, प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज हु वाज बीन हेल्ड इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 2019 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि इसमें यह बात बोली गई थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में, इस सन पे आप गौर कीजिएगा, भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। भाई साहब हम आजाद नहीं हुए थे, और अंग्रेज इतने दयालु नहीं थे कि उनसे ज्यादा हम सिविल सर्विसेज में चले गए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत होगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दोनों दोनों तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 तो हमने छांट ही दिया था, तो ऑप्शन नंबर A सही है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये आता तो हम कर सकते थे, नहीं आता तो नहीं कर सकते। अभी मेरे लिए बताना आसान है कि 40% था, बट उस समय मुश्किल था। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल रेवेन्यू का कितना परसेंट जो था ना मिलिट्री फोर्स पे ब्रिटिश सरकार जो थी वो खर्च करती थी, तो 40% था अपने, जो उसका जो रेवेन्यू था उसका 40% मिलिट्री पे खर्च होता था, समझ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी न्यूज में था क्वेश्चन 26 नंबर, कि 6 पॉइंट फॉर्मूला जो था ना किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे प्रपोज किया गया था। ठीक है, 6 सूत्री प्रस्ताव, और ये न्यूज में था तेलंगाना के कारण। ये जो था ना अपने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कि तुलसी के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू होती है किसके कारण होती है? तो फिनॉल एंड फ्लेनोइड्स के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है कि टीचर से रिलेटेड कौन सा वर्ड नहीं है। ठीक है, या टीचर शब्द से, टीचर के अंदर जितने भी शब्द हैं उनसे कौन सा शब्द नहीं लिखा जा रहा है। तो भाई साहब देख लेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि टीचर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है, चेयर में आई जो है ना वो टीचर में कहीं नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी जो है ना वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि उस समय स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो ये तीनों जो है ना वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो और पहला वाला नहीं है। ठीक है, पहला वाला नहीं है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे हमें फसल दी हुई है, क्रॉप, और उसके देश के नाम दिए हुए हैं। रबर, थाईलैंड, बिल्कुल सही है। देखो जितने भी ऐसे थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो समुद्र के किनारे वाले जगह है ना, जैसे अपने केरला में भी वो, सॉरी इंडिया में भी केरला, वहां पे। अब कॉफी, कॉफी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। आई थिंक कॉफी सबको पता होता है, कॉफी बेटर है। कॉफी मंगोलिया में, ना ना, मंगोलिया में तो ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, और कॉफी के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर सेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, उसको पानी भी एक फिक्स अमाउंट में चाहिए। तो मंगोलिया नहीं होगा, तो अपना क्या होगा, ये भी नहीं होगा। और कैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। ओलिव हम किस में खाते हैं, पिज्जा में खाते हैं, और पिज्जा क्या है, मेडिटेरेनियन डिश है, तो ब्राजील भी होगा। शुगर केन, तो इंडिया का जो अभी अपना क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट चल रहा था, डब्ल्यूटीओ में हम लोग गए थे, एम्बर बॉक्स, कि भाई साहब इंडिया बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को। ठीक है, तो ये सही होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, मंगोलिया, मंगोलियन चाय हमने कहाँ सुना है, चाइना का सुना है। ठीक है, शकल सेम होती है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मंगोलिया में भी होगा। पार्डन मी, माफ कीजिएगा, मुझे मजाक नहीं करना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया था एक पहल जो कैंपेन लॉन्च किया गया था वो किससे रिलेटेड था। ये करंट अफेयर का न्यूज है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, बट फिर भी पता होना चाहिए। कई बार हमें पुरानी स्कीम भी पूछ दी गई है, या फिर कैंपेन भी पूछ दिया गया है, इसलिए जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार, हिंदी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कि जो इंडिया में विजिटर आए थे, आपने एक काम कीजिए, विजिटर का भी लिस्ट बना लीजिए, और कंट्री किसके टाइम में आया था और उसने कौन सी बुक लिखी है, इन सब टाइप का जो है ना उसे मेंशन करके एक पेज पे उसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। या कहीं से भी आपको पीडीएफ मिलता है तो आप उस पर भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे बोलो, मैं आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंडिया में विजिटर आए थे उनमें से कौन से पोर्तुगीज नहीं थे। तो सी ऑप्शन, बहुत ईजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीटर मुंडी। ये जो था ना ये इंग्लिश था, अंग्रेज था। और ये किसके टाइम पे आया था, आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, बताना जरूर, मैं ही बता देता हूँ, ये शाहजहां के टाइम पे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 जो है इसमें पूछ रहा है कि बनारस जो रिवेलियन था, बनारस विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें ये यूपी स्पेशल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा चेत सिंह। 34 नंबर क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिल था, उस समय न्यूज में था। ठीक है, अब ये बिल पास भी नहीं हुआ तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल ही नहीं पूछेगा। पूछ देता है तो माई बैड, बट नहीं पूछेगा, इतने सारे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें से कौन से किंग है जिनको कि जनता के द्वारा चुना गया था, बाई द पब्लिक। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें दो किंग थे, एक थे गोपाल और दूसरे जो थे वो नंदी वर्मन। ठीक है, गोपाल
किसके फाउंडर थे? पाला डायनेस्टी के। गोपाल, आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 4, गोपाल एंड नंदीवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी जो है ना, ये करंट अफेयर में न्यूज में था कि हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, तो ये लीमा। बट देखो, क्या हम सारे इंटरनेशनल सेंटर को याद कर सकते हैं? नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन छूट जाती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि सब याद नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। हाँ, हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, या जिसमें गेस कर सकते हैं, वो नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, उसमें ये बोला गया कि काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी जो केस था, काकोड़ी कांड जो था, उसके मेन एक्यूज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनको फांसी जो दिया गया था उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिया गया था? ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, गोरखपुर में दिया गया था। अब आपको क्या है ना कि इनके जो साथी थे उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, और प्लस में उनको कहाँ फांसी दी गई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यू करने का फायदा यही है कि इससे रिलेटेड ना बाकी इंफॉर्मेशन भी हम अक्वायर कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इनके जो बाकी साथी थे, एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, गोंडा जेल में बंद थे। एक एक जो थे, मतलब कि वही उनके उनके ऊपर जो भी मुकदमा हुआ, रोशन सिंह जो थे वो इलाहाबाद जेल में, असफाउल्ला खान थे वो फैजाबाद में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 38, यहाँ पे बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से खेलों को सम्मिलित किया गया था? तो ये करंट अफेयर का न्यूज था, इन चारों को किया गया था। कलियारा पट्टू भी किया गया था, मार्शल आर्ट है ये भी। गदका भी किया गया था, ये भी मार्शल आर्ट है। ये सबको किया गया था। ठीक है, अभी देखो, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें से मुझे बताना है कि मणिपुर का कौन सा था। माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑड बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड है। तो टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। तो न्यूयॉर्क है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ना अपने कंट्री का कैपिटल है। न्यूयॉर्क क्या है? शहर है। उसका तो वाशिंगटन डीसी है ना, अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना ऑड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कि लीवर पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लोग 10 दिन से ज़्यादा का फास्ट कर दें? तो देखो, ग्लूकोज का जो लेवल हो ना, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अब देखो, यूपीपीसीएस जो पीसीएस वाले पेपर होते हैं या जो यूपीएससी वाले पेपर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमें डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। देखो अभी क्या है ना कि न्यूज में फास्टिंग फास्टिंग, मोटापा मोटापा, ये सब चल रहा है। तो इसमें ना हम लोग बहुत अनहेल्दी वे में फास्टिंग कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया था उस टाइम पे कि ग्लूकोज का लेवल ना गिर जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे पीलीभीत करता है, बहराइच करता है, महाराजगंज करता है, सिद्धार्थनगर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी भी करता है, तो ऑप्शन में देखो कुशीनगर नहीं करता है। तो जो करता है उसको याद रखना है, नहीं करने वाला ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आर्ट एंड कल्चर से है 42, फोक सॉन्ग दिया गया है, लोकगीत, और उसके किस अवसर पर गाया जाता है? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कर सकता हूँ ना, मतलब एलिमिनेट तो नहीं, मैच, वो ये है रसिया। रसिया कहाँ मिलते हैं? हमें ब्रज में मिलते हैं, तो ब्रज का लोकगीत हो जाएगा। तो सी का 2, सी का 2 देखो कहाँ पे है, सी का 2 यहाँ पे है। तो मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि ये सही होगा, अगर मुझे नहीं पता है तो। अब देखो, चैत, चैती, चैती जो है ना चैत महीने को करता है,
उस समय गाना गाया जाता है जब फसल वसल कटती है, तो ये सीजनल गीत हो गया। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 4, तो ए का 4। ठीक है। उस तरीके से सोहर, जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, उस समय ये गाया जाता है, तो ये संस्कार गीत हो गया। संस्कार मतलब जन्म मरण ये सारी चीजें, तो डी का 1। और ये कजरी जो है ये विवाह का गाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे ना ये बहुत ही अतरंगी सा क्वेश्चन है, अब इतना याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ये छोड़ दो। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस पे आप जाओगे तो 90% चांस है कि फंसोगे। हम लोग प्रेसिडेंट का रख सकते हैं कि हाँ इनके बाद ये, इनके बाद ये, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, लेकिन आरबीआई गवर्नर का नाम मेरे हिसाब से तो मुश्किल लगता है। आप इसमें लेना चाहते हो रिस्क तो ले लो, मैं तो नहीं लूंगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, आप इसको इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे फोक सिंगिंग के बारे में बात की गई है। ठीक है। हमें जो भाषा में जो चीज़ होती है ना, उसी भाषा में पढ़ने पे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो हम हिंदी में देखते हैं। जादिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस विभूति से इसका जो है ना संबंध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के साथ इसका संबंध है। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है ना कि इनके बारे में हमें कभी ना कभी पूछता ही रखता है। ठीक है, तो ये जो है ये अल्लाह के बारे में, अल्लाह रुदल जो थे उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है 45। यहाँ पे पूछा है कि कांग्रेस का मीटिंग जो हेल्ड हुआ था, जिस साल कांग्रेस की मीटिंग किस साल में हुई और वो कहाँ पे हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बनारस का हुआ था, तो सबको पता है कि जब बंगाल डिवीजन हुआ था, बंगाल का बंटवारा उस टाइम पे, तो 1905। तो डी का 2। तो देखो डी के कितने हो गए, ये 2। उसके बाद से लखनऊ का पैक्ट सबको पता है कि लखनऊ में जो हुआ था वो नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग के साथ हुआ था 1916 में, ये चीज। ठीक है। कानपुर, तो कानपुर का भी सबको पता है कि जो था ये वुमेन के कारण, वुमेन प्रेसिडेंट के कारण, तो ये वाला। एक बच गया मेरठ, तो मेरठ को ये कर दो। आपको ना एक काम करना चाहिए, इससे रिलेटेड ना और सारी इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए कि उस समय प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट मीटिंग कब हुआ था। मेरठ वाले के साथ है कि आज़ादी से पहले का लास्ट सेशन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।